गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। लास्ट वीडियो एक्सप्लेनेशन में हमने हमारे ऑक्सीडेशन नंबर के कुछ स्पेशल केसेस पढ़े थे, जिसमें हमने पर ऑक्साइड के केस में कैसे ऑक्सीजन की आपको एटॉमिक नंबर जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो -1 कहाँ रखना है, कहाँ -2 रखना है, इस तरह के केसेस सॉल्व किए। साथ में हमने आयंस जो होते हैं हमारे, उनमें कैसे हम ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करें, ये हमने सॉल्व किया था। उन्हीं एग्जाम्पल्स को आज हम फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। कुछ और स्पेशल केसेस आज आपको पढ़ने हैं। स्पेशल केसेस के लिए मैं पहले भी कह चुका हूँ कि आपको इन्हें ध्यान रखना है कि कहाँ पर किस एटम की या किस पूरे मॉलिक्यूल की आपको ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स टाइप में रखनी है या चेंज करनी है। जैसे कि पहला केस यहाँ पर जो दिया हुआ है CH3 का होल ट्वाइस SO, जिसका नाम है डायमिथाइल सल्फोक्साइड। डायमिथाइल सल्फोक्साइड के केस में जो मेथिल ग्रुप है, वैसे तो आप क्या करते हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन की अलग अलग रखते, ऑक्सीजन की अलग रखते और उसकी हेल्प से सल्फर की फाइंड कर लेते हैं। लेकिन इन्होंने कहा क्या कि जो मेथिल ग्रुप होता है CH3 ग्रुप, उस पूरे मॉलिक्यूल की जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है वो 1 होती है। तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, CH3 की कितनी रख देंगे, 1 रख देंगे। ऑक्सीजन की पता है नॉर्मल केस में, क्योंकि इन्होंने खुद ही कहा है कि ऑक्साइड बन रहा है, सल्फ ऑक्साइड, तो ऑक्साइड के केस में ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है वो -2 होती है। और एक ऑक्सीजन है तो पर ऑक्साइड तो बना ही नहीं सकता वो। वैसे भी पर ऑक्साइड के केस में 2 ऑक्सीजन आपस में एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं, इस तरह से स्ट्रक्चर बनता है O और O। लेकिन क्योंकि यहाँ पर एक ही ऑक्सीजन है तो ये ऑक्साइड का केस है। तो स्टार्ट करते हैं फाइंड करना। तो सबसे पहले सल्फर की हमें नहीं पता है, तो हमने सल्फर की क्या मान ली, ऑक्सीडेशन नंबर A मान ली। तो माना सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या A है, लेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर भी A। देन CH3 की कितनी होती है, पूरे की CH3 मॉलिक्यूल की +1 होती है, और ऑक्सीजन की कितनी होती है, -2। अब अपने रूल्स के अकॉर्डिंग क्या कि अलग अलग परमाणु या अलग अलग अणुओं की ऑक्सीकरण संख्या का योग 0 के बराबर होता है। यानी कि जो आपके डिफरेंट एटम्स हैं किसी भी मॉलिक्यूल में, किसी भी कंपाउंड में, उन सबकी ऑक्सीडेशन नंबर का सम कितना होता है, 0 के इक्वल होता है। तो यहाँ पर मेथिल के 2 एटम, यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं मेथिल के, तो इसकी कितनी हो जाएगी, 2 × +1 प्लस सल्फर की इसमें ऐड करेंगे। तो सल्फर की कितनी हमने मानी है, पता नहीं थी तो हमने A ऐड करी है, तो A यहाँ पर हो गई। एंड इसमें प्लस करेंगे हम ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन की कितनी, -2। तो अब इसको सॉल्व किया, 2 × +1 कितना होता है, +2 हो जाएगा। और ये कितना लिखा, -2, तो +2 -2 कितना हो गया, 0। तो A की वैल्यू कितनी आ गई, 0। यानी कि इस केस में सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है, 0 है। नेक्स्ट आते हैं PO4 3-। तो ये आपका एक आयनिक मॉलिक्यूल है। आयनिक मॉलिक्यूल का मतलब यहाँ पर आयन है ये, जिसमें चार्ज प्रेजेंट है। कितना चार्ज प्रेजेंट है, 3 का माइनस। तो देखिए इसमें हमें फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर हमें पता है कितनी होती है, -2। तो हमने यहाँ पर वैल्यू रखी, P की नहीं पता थी तो माना P की ऑक्सीकरण संख्या A है, लेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ P इज A। तो यहाँ पर P की A रख दी, और इसमें किसकी ऐड करेंगे, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर ऐड करेंगे। तो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर एक एटम की -2 होगी, तो 4 की कितनी हो जाएगी, 4 × -2। और इनका सम जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, तो जब आयन होता है तो उस कंडीशन में टोटल सम, जो पूर्ण योग होता है ऑक्सीकरण संख्याओं का, वो उस पर उपस्थित चार्ज के यानी कि आवेश के बराबर होता है। तो यहाँ पर आवेश -3 था, तो हमने इनका सम जो है किसके इक्वल रख दिया, -3 के इक्वल रख दिया। अब सॉल्व करिए, 4 × -2 -8। तो A -8 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -3। -8 राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस का 8 बन जाएगा। तो यहाँ पर A इज इक्वल टू हो जाएगा -3 + 8। सॉल्व करेंगे तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +5। छोटे बच्चों की तरह मैं आपको इसे सॉल्व करके नहीं बता रहा हूँ, ये आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। तो A की यहाँ पर इसको सॉल्व करने पर आ गई कितनी वैल्यू, A इज इक्वल टू आ गया +5। तो फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन नंबर +5 हो जाएगी इस केस में। यहीं पर यह बात आपको ध्यान रखनी है कि फॉस्फोरस की क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम, अधिकतम जो ऑक्सीकरण संख्या है वो 5 हो सकती है, +5 हो सकती है, इसलिए ये आंसर सही है। लेकिन अगर यहीं पर इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या आ जाती, +5 से ज़्यादा आ जाती, तो फिर हम तुरंत जाते किसकी तरफ, ऑक्सीजन की तरफ, कि हो सकता है कि ऑक्सीजन यहाँ पर क्या बना रही हो, पर ऑक्साइड बना रही हो। तो ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्योंकि A इज इक्वल टू +5 आ गया, ये पॉसिबल हो सकता है, ये होती है इतनी, तो
ये हमारा क्या होगा, आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट केस है NOCl। NOCl को सॉल्व करते समय यहाँ पर देखिए आपको नाइट्रोजन की, या नाइट्रोजन जो है वो बोल्ड लेटर में है, तो यहाँ पर नाइट्रोजन की आपको ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करनी है। तो नाइट्रोजन की फाइंड करने के लिए आपको ऑक्सीजन और क्लोरीन की पता होनी चाहिए। पता है एक ही ऑक्सीजन है तो ऑक्साइड बनाएगा, कितनी हो जाएगी -2, और Cl क्लोरीन की कितनी होती है -1। तो -2 और -1 इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पर मैं अलग से सॉल्व कर देता हूँ। नाइट्रोजन की नहीं पता है, नाइट्रोजन के नीचे यहाँ पर अंडरलाइन है, नाइट्रोजन की नहीं पता है, तो इसकी मान ली कितनी, A मान ली। इसमें ऐड करेंगे ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन की कितनी है -2, तो प्लस कर दिया हमने इसमें -2, एंड फिर इसमें किसकी ऐड करेंगे, Cl की ऐड करेंगे, नहीं पता है तो प्लस -1, Cl की कितनी होती है -1, और इन सब का योग जो है, क्योंकि इस पर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं तो सम किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। अब सॉल्व करिए, A प्लस -2 -1 कितना हो जाएगा -3, तो A -3 इज इक्वल टू 0, तो पता चल गया कि A की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर, A इज इक्वल टू +3, यानी कि नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या, नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी हो जाएगी +3। फिर यहाँ पर HCN और HNC दिए हुए हैं, आपको इसमें कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करनी है। ये मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, आप खुद से इसकी सॉल्व करके मुझे रफ कॉपी में आंसर इसका भेज देंगे। HCN और HNC की निकालते समय आपको ये पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन की कितनी होती है, हाइड्रोजन की होती है 1। नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर आपको कोई स्पेशल केस नहीं बताया गया है, लेकिन जब आप नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो कितना होता है 7 इसका एटॉमिक नंबर होता है, 7 इसका परमाणु संख्या होती है इसकी। तो जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आएगा 2,5, 2,5 इसका ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यासीकरण है। तो इसके हिसाब से नाइट्रोजन को अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। तो इसलिए यहाँ पर नाइट्रोजन जब 3 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेगा, जब नाइट्रोजन किसी से 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो अष्टक पूर्ण करने के लिए नाइट्रोजन के ऊपर कितना चार्ज आ जाएगा, -3 चार्ज आने की वजह से नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या -3 रखेंगे आप, यानी कि नाइट्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसे आप कितना रखेंगे, -3। क्लियर है। तो नाइट्रोजन की आपको बता दी गई है, हाइड्रोजन की आपको पता है 1 होती है, तो इन दोनों केसेस में कार्बन की आपको ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करनी है। नेक्स्ट है आपका NH4NO3। कुछ हमारे कंपाउंड्स, ये जो आपको यहाँ पर बताया जा रहा है, ये कुछ ऐसे स्पेशल केसेस हैं, कुछ ऐसे हमारे मुख्य यौगिक हैं जिनमें आपके एक से ज़्यादा प्रकार के आयंस मिल करके कंपाउंड बनाते हैं। जैसे कि अगर आप ध्यान दें NH4NO3, NH4 में भी N है, NO3 में भी N है, और आपको N की ही ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करनी है। तो बहुत से बच्चे सोचेंगे सर नाइट्रोजन है, एक नाइट्रोजन की A मान लेंगे तो 2 नाइट्रोजन की 2A हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। रीज़न क्या है, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो एक केस में नाइट्रोजन जो है वो NH4 बना रहा है, और दूसरे केस में जो नाइट्रोजन है वो NO3 बना रहा है, और ये दोनों हमारे डिफरेंट आयंस होते हैं। NH4 जो होता है वो NH4 प्लस होता है, और NO3 जो होता है वो होता है NO3 माइनस। तो आपको इस केस में क्या करना होगा, NH4 के केस में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर अलग फाइंड करनी होगी, और NO3 के केस में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर अलग फाइंड करनी होगी। तो दोनों में नाइट्रोजन की 2 डिफरेंट वैल्यूज आएंगी। इसे भी सॉल्व करेंगे, अगर आप आंसर नहीं निकाल पाएंगे तो आपको फिर आप पूछ सकते हैं, तो आपको बता दिया जाएगा। वैसे बहुत इजी है। NH4 में जब N की निकालनी होगी तो हाइड्रोजन की रखनी होगी। बस ये याद रखना होगा कि आप NH4 मॉलिक्यूल ले रहे हैं और इस पर एक प्लस का चार्ज है। उसी तरह से NO3 की जब आप N की सॉल्व करने जाएंगे तो इसमें आपको याद रखना होगा कि ये एक अलग मॉलिक्यूल है जिसमें NO3 पर -1 चार्ज है। दूसरा केस आप देखेंगे यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है वो है K3FeCN का होल 6। K3FeCN का होल 6 को फाइंड करना है इसमें आपको आयरन की। वेरी सिंपल। पोटेशियम की आपको पता है कितनी होती है, प्लस का 1 होती है। तो K के 3 है तो इसकी कितनी हो जाएगी 3 × +1। Fe की फाइंड करनी है, Fe की कितनी मान लेंगे, A लेट कर लेंगे। और CN में आपको बताया जा चुका है कि CN की आप एक साथ रखेंगे और एक साथ CN की जो पूरा ये मॉलिक्यूल है आपका उसकी होती है -1। लेकिन यहाँ पर है CN का होल 6, CN के बाहर यहाँ पर 6 लगा हुआ है, यानी कि कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट है CN के,
6 मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, तो एक CN की अगर -1 होती है तो 6 CN की कितनी हो जाएगी, -6। अगर आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, आप ऐसे ही मतलब आपको पेन चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली आप ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड कर सकते हैं। कैसे, देखिए 3 पोटेशियम है, एक पोटेशियम की +1 होती है तो 3 पोटेशियम की कितनी हो जाएगी, +3 हो जाएगी। इसमें आप ऐड करेंगे Fe की, तो Fe की आपने कितनी मान ली, A मान ली, और इसमें आप ऐड करेंगे CN की, तो एक CN होता है -1, तो 6 CN की कितनी हो जाएगी, 6 × -1। क्योंकि इस पर कोई चार्ज नहीं है तो इसको किसके इक्वल रखेंगे, इस पूरे मॉलिक्यूल पर, इस पूरे मॉलिक्यूल पर कोई चार्ज नहीं, तो कितनी रख देंगे हम, 0 के इक्वल रख देंगे। तो अब देखिए ये प्लस का 3 है और 6 × -1 माइनस का 6, तो ये हो जाएगा +3 + A -6 = 0। और जब आप इसे सॉल्व करेंगे +3 - 6 कितना हो जाएगा, -3, तो ये आ जाएगा A - 3 = 0। तो A कितना आ जाएगा, +3, यानी कि K3 FeCN के होल 6 में Fe की कितनी होती है, +3। और अगर आप देखें तो यहाँ पर इन्होंने जब सॉल्व किया है, ये देखिए K3 FeCN का होल 6 जब सॉल्व किया है तो कितनी आई है, +3। तो ये हमारी Fe की थी। नेक्स्ट है Fe3O4। Fe3O4 में आपको Fe की फाइंड करनी है। जब आप Fe की फाइंड करने जाते हैं तो देखिए ऑक्सीजन की आपको पता है ऑक्साइड है, फेरस ऑक्साइड होता है आपका, तो जब आप इसमें फाइंड करेंगे ऑक्सीजन की कितनी, -2 रखेंगे, इन्होंने भी वही किया। Fe की नहीं पता थी, उसको A माना, 3 एटम थे Fe के, तो ये हो जाएगा 3 × A प्लस ऑक्सीजन यहाँ पर 4 हैं तो 4 × -2। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 3 × A -8 = 0। तो A की वैल्यू इसको सॉल्व करने पर कितनी आ जाएगी, 8/3, प्लस का 8/3, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर ये ऑक्सीडेशन नंबर आयरन की सही तो है, लेकिन हमें पता है कि आयरन के हमने 2 आयंस पढ़े हुए हैं, एक पढ़ा है +2, एक पढ़ा है +3। तो ये जो 8/3 आई है, ये इन दोनों आयंस के मिक्सचर की वजह से आई है, यानी कि जो Fe3O4 है वो एक सिंपल कंपाउंड नहीं होता है, मतलब एक साधारण यौगिक नहीं है। Fe3O4 जो होता है वो FeO और Fe2O3 का मिक्सचर होता है, यानी कि इनका कॉम्बिनेशन होता है। तो ये एक स्पेशल केस है, आपको याद रखना है। कहीं पर भी जब Fe3O4 दिया होगा तो वो एक्चुअली में FeO और Fe2O3 का संगठन होगा, यानी कि उनका कॉम्बिनेशन होगा। तो इसमें भी आपको FeO में Fe की अलग फाइंड करनी है और Fe2O3 में Fe की अलग फाइंड करनी है। जब आप फाइंड करेंगे तो एक में Fe की +2 आएगी और दूसरे में Fe की कितनी आ जाएगी, +3 आ जाएगी। और इन दोनों का एवरेज जो है वो होता है 8/3। जब एवरेज निकालते हैं तो वो 8/3 आ जाता है, जिस वजह से यहाँ पर आयरन की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आई है, 8/3 आई है। तो ये गलत नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको रीज़न बताया गया है कि ये 8/3 यानी फ्रैक्शन में क्यों आ रही है। तो ये आपके आज के कुछ स्पेशल केसेस थे, जिसमें आपने कुछ स्पेशल केसेस में ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना सीखा। अगर किसी को कोई कन्फ्यूज़न है तो वो पूछ सकता है इस वीडियो के बाद, लेकिन अगर आप वीडियो को रिपीट करके देखेंगे, पहले जो पढ़ाया गया है, इससे पहले वाला जो एक्सप्लेनेशन था सैटरडे वाला, मंडे वाला जो एक्सप्लेनेशन था, और जो ट्यूसडे को आपको एक्सप्लेन किया गया है रूल्स के साथ, उन्हें देखेंगे और फिर आज रिपीट करके देखेंगे, तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड करें। और अगर कोई 20 से वीडियो एक्सप्लेनेशन देखता है तो उसे कुछ भी समझने वाला नहीं है, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन है और थोड़ा बहुत जहाँ पर कॉन्सेप्ट लग रहे हैं वो कॉन्सेप्ट आपको वीडियोस में बताए गए हैं। तो वीडियोस एक्सप्लेनेशन पूरे देखिए। अब जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है ऑक्सीकरण संख्या तथा यौगिकों का नामकरण, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर एंड कंपाउंड्स नोमेनक्लेचर। आपके ऑक्सीडेशन नंबर पर जो है वो आपका नेमिंग, किसी भी कंपाउंड की आप नेमिंग, जैसे आप बुलाते नहीं है फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड, ट्राइऑक्साइड, फॉस्फोरस क्लोराइड, फेरस ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, तो ये कैसे नेम पढ़ते हैं, तो ये यहाँ पर आपको बताया गया है कि कैसे ऑक्सीडेशन नंबर के बिहाफ पर आप क्या कर सकते हैं, नेमिंग कर सकते हैं। जैसे सबसे पहला पॉइंट इन्होंने कहा कि जो आयनिक यौगिक होते हैं, यानी कि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, उसमें उपस्थित आयनों के आधार पर नेमिंग करी जाती है, जिसमें धन आयन का नाम पहले, यानी कि जो कैटायन होगा, जो पॉजिटिव आयन होगा उसका नाम पहले आएगा, और जो नेगेटिव आयन होगा, जो ऋण आयन होगा, उसका नाम बाद में आएगा। ये रूल
एग्जाम्पल से देखिए, एकदम सिंपल लगेगा आपको। NaBr है, NaBr में हमें पता है कि एक आयनिक कंपाउंड है जिसमें Na बनाता है Na+, और Br जो होता है वो Br माइनस। ये एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ये एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। तो Na+ और Br माइनस, ये हो गया धन आयन, ये हो गया ऋण आयन, यानी कि ये है आपका कैटायन, ये है आपका एनायन। तो नेमिंग करते समय धन आयन का नाम पहले, तो सोडियम का नाम पहले आ गया तो यहाँ लिख दिया सोडियम, और ब्रोमीन जो होता है उसका होता है ब्रोमाइड आयन, तो इसका नाम क्या पड़ गया, सोडियम ब्रोमाइड। इसी तरह से NaCl है तो इसका क्या हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड। NaI होता सोडियम आयोडाइड। फिर जो नेक्स्ट रूल है आपका वो है धन आयनों के नामकरण के लिए। धन आयन का मतलब जो आपके पॉजिटिव आयन होते हैं, जो कैटायन होते हैं। अगर केवल आयन दिए हो आपको, मॉलिक्यूल ना दिया हो, तो आप आयन का नाम कैसे रखेंगे। तो सबसे पहले कह रहे हैं कि एक परमाणुविक आयन, मोनो एटॉमिक। मोनो एटॉमिक मतलब जब सिर्फ एक एटम प्रेजेंट होगा अपनी आयन फॉर्म में, अपने आयन के रूप में, तो कैसे उसका नेमिंग होगी। तो यहाँ पर देखिए K+, तो सिर्फ उनका नाम ही उनके आयन को दे दिया जाता है। तो ये हो गया पोटेशियम आयन, मैग्नीशियम आयन, सोडियम आयन। सेकंड, यदि धातु एक से अधिक धन आयन बना रही है, मतलब कि कुछ मेटल्स हमारे ऐसे होते हैं जिनमें 2 या 2 से ज़्यादा टाइप के आयन्स पाए जाते हैं, जैसे Fe है, Fe2+ भी बनाता है, Fe3+ भी बनाता है। तो इनकी नेमिंग करते समय इनके जो आयन्स होते हैं, जितना भी ये आयन बना रहे हैं, जो चार्ज होता है उसे ब्रैकेट में आगे लिख देते हैं। जैसे कि Fe2+ को आप क्या कहेंगे, आयरन आयन या फेरस आयन और फेरिक आयन के नाम से ये जाना जाता है। जब आपकी जो ऑक्सीकरण संख्या है वो कम होगी तो उसे आप देंगे OUS, फेरस नाम देंगे, और जब आपकी ऑक्सीकरण संख्या ज़्यादा होगी तो उसको आप फेरिक नाम यानी कि इक नाम देंगे। अस और इक, ये याद रखिएगा। जैसे कॉपर है, कॉपर में भी 2 पाई जाती हैं, एक पाया था Cu+, एक पाया था Cu2+। तो कॉपर में इसकी ऑक्सीडेशन नंबर, Cu+ की ऑक्सीकरण संख्या कम होती है तो इसका नाम हो जाएगा क्यूप्रस, और Cu++ की ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा है तो इसका नाम हो जाएगा क्यूप्रिक। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे आयंस के नाम में। नेक्स्ट पॉइंट है बहुपरमाणुविक धन आयनों के लिए। बहुपरमाणुविक का मतलब होता है पॉली एटॉमिक, इंग्लिश में इसे बोलते हैं पॉली एटॉमिक कैटायंस। तो पॉली एटॉमिक कैटायंस के केस में क्या करना है, वे धन आयन जो बहुपरमाणुविक अथवा अधातु के हैं उनके अंत में ईएम लगा देते हैं, बस ये याद रखिएगा। जैसे कि NH4+ में देखिए 2 एटम प्रेजेंट है, एक नाइट्रोजन प्रेजेंट है और एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। हाइड्रोजन के भी कितने एटम है, 4 एटम है। तो इस वजह से आपका जो नाम होगा वो क्या पड़ जाएगा, अमोनियम आयन। वैसे NH4+ जो है वो बनता है NH3 और H+ से। NH3 आपकी अमोनिया होती है, इसीलिए हमने कहा कि लास्ट में क्या लगा दीजिए, ईएम लगा दीजिए। तो अमोनिया में लास्ट में ईएम लगा तो नाम क्या पड़ गया, अमोनियम आयन। ऐसे ही ये NO2 जो होता है वो नाइट्रो ग्रुप होता है, तो इसमें क्या लगा दिया, ईएम लगा दिया, तो नाम क्या पड़ गया, नाइट्रोनियम आयन। तो ये 2 पॉइंट जो थे वो थे आपके कैटायंस के लिए। नेक्स्ट रूल है आपके एनायंस के लिए, यानी कि जो ऋणात्मक आयन होते हैं उनके लिए। ऋणात्मक आयनों में भी कैसे, देखिए सबसे पहले एक परमाणुविक ऋण आयन के लिए, यानी कि जो मोनो एटॉमिक आयन्स हैं उनके लास्ट में आइड लग जाता है। ब्रोमीन है, ब्रोमाइड लगा दीजिए, फ्लोरीन है, फ्लोराइड लगा दीजिए, ऑक्सीजन है, ऑक्साइड लगा दीजिए, सल्फर है, सल्फाइड लगा दीजिए, आयोडीन है, आयोडाइड लगा दीजिए, क्लोरीन है, क्लोराइड लगा दीजिए। तो सबके आखिरी में आपको आइड लगा देना है। कब, जब आपका मोनो एटॉमिक एन आयन हो, यानी नेगेटिव आयन हो लेकिन मोनो एटॉमिक हो। नेक्स्ट, कुछ बहुपरमाणुविक ऋणायनों के नाम के अंत में भी आइड का ही यूज होता है। कुछ हमारे स्पेशल जो पॉली एटॉमिक, बहुपरमाणुविक का मतलब पॉली एटॉमिक और ऋणायन का मतलब एनायन, इनके लास्ट में भी क्या लगाते हैं, आइड लगाते हैं। जैसे CN है, साइनाइड लगा दिया। N3, 3 एटम आ रहे हैं, ये मत देखिए कि नाइट्रोजन अकेला है, एटम कितने हैं, 3 है। तो N3 के केस में इसको एजाइड आयन भी कहते हैं और नाइट्राइड आयन भी आप कह सकते हैं। OH- हाइड्रोक्साइड आयन, O2- ऑक्साइड आयन। नेक्स्ट पॉइंट, वे ऋणायन जिनमें ऑक्सीजन परमाणु पाया जाता है, जितने भी आपके नेगेटिव आयन होंगे जिनमें ऑक्सीजन एटम पाया जा रहा है उन्हें ऑक्सी ऋणायन, जैसे ऑक्सी एनायन, इंग्लिश में कहते हैं ऑक्सी एनायन या ऑक्सो एनायन कहा जाता है। ऑक्सो ऋणायन या ऑक्सी ऋणायन कह सकते हैं, या इंग्लिश में ऑक्सी एनायन या ऑक्सो एनायन कह सकते हैं, जिनमें क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन एटम पाया जाता है।
अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स ध्यान देने वाले हैं। जैसे सबसे पहली चीज़, जब कोई एलिमेंट, कोई भी आपका एलिमेंट है, वो एक से ज़्यादा ऑक्साइड आयन बनाता है, जैसे Fe के केस में आपको पता है कि Fe2O3 भी बनता है, Fe3O4 भी पढ़ा है आपने, FeO भी पढ़ा हुआ है। तो ऐसे जितने भी एलिमेंट होते हैं, नाइट्रोजन के ही केस ले लीजिए, NO2 भी बनाता है, NO3 भी बनाता है, सल्फर जो है SO3 भी बनाता है, SO4 भी बनाता है। तो जब कोई तत्व केवल 2 ऑक्सी एनायन बनाए, यानी कि कोई भी एलिमेंट केवल 2 ऑक्साइड आयन बनाता है, तो उस कंडीशन में अधिक ऑक्सीजन परमाणु वाले ऋणायन के अंत में 8 लगा दीजिए तथा कम ऑक्सीजन वाले ऋणायन के अंत में 8 लगा दीजिए। यानी कि जो आपका एनायन होगा जिसमें ऑक्सीजन एटम जो है ज़्यादा आ रहे हैं, उसमें लास्ट में क्या लगा देना, आपको 8 लगा देना है। और जिसमें ऑक्सीजन एटम कम आएंगे उसमें आपको लास्ट में क्या लगा देना है, 8 लगा देना है। जैसे देखिए NO2 में ऑक्सीजन कितने हैं, 2 हैं, कम है। NO3 में ऑक्सीजन कितने, 3 है, ज़्यादा है। तो ज़्यादा में 8 लगा दो, कम में 8 लगा दो, तो NO2 का नाम हो जाएगा नाइट्राइट आयन, NO3 का नाम हो जाएगा नाइट्रेट आयन। नेक्स्ट आइए, सल्फर ट्राईऑक्साइड, यहाँ पर SO3 बन रहा है और यहाँ पर SO4, तो ज़्यादा किस में, SO4 में, ऑक्सीजन एटम किस में ज़्यादा है, SO4 में, तो इसमें लास्ट में क्या लगा दीजिए, 8 लगा दीजिए। O3 में कम है तो 8 लगा दीजिए। लेकिन ये रूल केवल उन एलिमेंट्स के लिए है जो केवल 2 ऑक्सी एनायन बनाते हैं। तो यहाँ पर SO3 का हो जाएगा सल्फाइड आयन, SO4 का हो जाएगा सल्फेट आयन। अब आते हैं कि जब कोई तत्व 2 से अधिक बनाए, 2 से ज़्यादा अगर ऑक्सी एनायन बना रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में हाइपो पर इनका यूज़ किया जाता है। हाइपो का यूज़ करते हैं और पर का यूज़ करते हैं। हाइपो किस लिए, जैसे कि मान लीजिए 3 बना रहा है, 3 टाइप कैसे, जो क्लोरीन है वो ClO- भी बनाता है, ClO2- भी बनाता है, ClO3- भी बनाता है, ClO4- भी बनाता है। तो 4 आयन बन रहे हैं, 2 से ज़्यादा बन रहे हैं। तो 2 से ज़्यादा के केस में सबसे कम नंबर ऑफ ऑक्सीजन के लिए आप हाइपो यूज़ करेंगे। सबसे ज़्यादा वाले के लिए, सबसे ज़्यादा वाले के लिए, तो देखिए यहाँ पर ClO4 सबसे ज़्यादा है और ClO जो है वो सबसे कम है। सबसे कम वाले के लिए हाइपो यूज़ करेंगे, सबसे ज़्यादा वाले के लिए आप पर यूज़ करेंगे। और जो बीच के बचे 2, उनमें क्या है, उनमें वही आपका जो पुराना वाला रूल चलेगा, ज़्यादा ऑक्सीजन एटम है तो 8, कम ऑक्सीजन एटम है तो 8, केवल बीच वाले दोनों के लिए। बाकी जो सबसे कम होगा उसके लिए हाइपो, सबसे ज़्यादा वाले के लिए पर। तो यहाँ पे ClO- का हो जाएगा हाइपोक्लोराइट आयन, ClO2- का हम क्योंकि रूल के अकॉर्डिंग क्लोराइड रखेंगे, और ClO3- का क्लोरेट रखेंगे, और ClO4 क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन एटम है तो पर क्लोरेट इसका नाम पड़ जाएगा। ये वाला जो रूल है ये हम तब अप्लाई करते हैं जब कोई भी एलिमेंट 2 से ज़्यादा ऑक्सी एनायन बनाता है, यानी कि 2 से ज़्यादा ऑक्सीजन के आयन फॉर्म करता है। तो आज का एक्सप्लेनेशन यहीं तक है। कोई भी अगर कन्फ्यूज़न है आपको तो वो आप क्लियर कर लेंगे, लेकिन गलत कुछ भी ना तो नोट करेंगे कभी भी और ना ही समझेंगे। ओके क्लास, थैंक यू।